हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी 2016, जिसका एग्ज़ाम 1 फेब 2019 को हुआ था। तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम वीडियोस लाएंगे तो 30-30 करके डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्सप्लेनेशन भी, कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व होते जाएंगे। और आप सब ने ही अपना यूपी टीजीटी का ऑफिशियल आंसर की से चेक कर लिया होगा, और बहुतों का मतलब ऑफिशियल आंसर की से चेक करने पर पिक्चर जो होती है वो ऑलमोस्ट क्लियर ही हो जाती है। बाकी कंपटीशन जो है वो 100+ वालों के लिए ही है, क्योंकि देखा जाए तो 100 के अराउंड ही बहुत लोगों के स्कोर्स बन रहे हैं। किसी का 100 है, किसी का 99 भी है, और किसी का 102 है, 105 है। तो मोस्टली जो कंपटीशन है वो 100+ वालों के लिए है, तो काफ़ी पिक्चर जो होती है वो क्लियर हो ही जाती है। तो इट्स बेटर कि अब आप पीजीटी की तरफ थोड़ा फोकस करें और अपना ध्यान पूरा पीजीटी की तरफ लगाएं, अगर आपने पीजीटी कॉमर्स का फॉर्म डाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ द थ्योरी? ये कौन सी थ्योरी है? दैट ओपनिंग अ कंट्री, मतलब अगर आप कंट्री को ओपन कर रहे हो वर्ल्ड मार्केट के लिए, गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, जब आप कंट्री को ओपन कर रहे हो पूरी वर्ल्ड की मार्केट के लिए, इससे ये क्या देगा? आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब कि जो अभी एम्प्लॉयड नहीं हुए हैं, अनएम्प्लॉयड या फिर कम एम्प्लॉयड हुए हैं रिसोर्सेज। तो ये जो थ्योरी है ये है वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी या वेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आपकी कंट्री में मान लीजिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, कंजम्पशन कम है, तो जो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ है वो क्या होगा? सरप्लस होगा। तो इस सरप्लस का यूटिलाइजेशन कैसे हो पाएगा? जब आप वर्ल्ड मार्केट को ओपन करोगे तो जो आपके अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं या जो अनएम्प्लॉयड हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बेटर यूटिलाइज हो पाए। तो ये जो थ्योरी है ये वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी है। इसमें क्या बोला गया है? जब प्रोडक्शन आपका ज़्यादा हो और कंजम्पशन क्या हो? कम हो, तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो क्या है? सरप्लस है। तो उतना तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप वर्ल्ड मार्केट ओपन कर दोगे तो उसका क्या होने लगेगा? बेटर यूटिलाइजेशन होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन विवरणों में, यहाँ से पढ़ते हैं। एक्चुअली हिंदी में मेरा थोड़ा इतना कमांड नहीं है, बट इंग्लिश ज़्यादा, बट मैं दोनों को साथ ही लेकर चलूँगी। The practice of appending notes regarding contingent liabilities in accounting statement is in pursuant to। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले कंटिजेंट लाइबिलिटी के बारे में। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो अननोन होती है, हमें नहीं पता कि ये राइज होगी भी या नहीं होगी, बट ये डिपेंड करता है एक सर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। मतलब एक इवेंट होगा, अगर राइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसके बारे में डाउटफुल सिचुएशन है। तो जैसे आप लोगों की इस टाइम डाउटफुल सिचुएशन चल रही है कि एग्ज़ाम हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो भी सकता है, कट ऑफ में आ भी सकता है, मेरिट लिस्ट में नाम, और हो भी सकता है नहीं ना भी आए। तो ऐसी ही होती है कंटिजेंट लाइबिलिटी भी। हो सकता है कि लाइबिलिटी फ्यूचर में राइज हो भी जाए और ना भी हो, तो ये डिपेंड करता है इवेंट की हैपनिंग पे। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी को हमें क्या करना चाहिए? जो संयोगिक दायित्व हैं उनको नोट्स में जोड़ना, नोट्स में क्या करना है? दिखाना है। जैसे बैलेंस शीट बनी तो फिर आपने नीचे नोट डालकर लिख दिया, बता दिया कि कंटिजेंट लाइबिलिटी है। तो ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर पे। डिस्क्लोजर का मतलब प्रकटीकरण की परिपाटी का मतलब है कि आपको फुल डिस्क्लोजर करना है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको कम्प्लीटली क्या करनी है? दिखानी है। क्यों दिखानी है? क्योंकि तभी तो आपका ट्रू परफॉर्मेंस पता चल पाएगी ना। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिलेवेंट फैक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसे आपको शो करना है पूरी तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पूरी तरीके से दिखाना है। आप चाहे नोट में भी क्यों ना दिखो, बट दिखाना है। और इस वजह से ताकि जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्लियरली पता चल सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू पोजीशन आपकी क्या कर सके? दिखा सके। इस वजह से हम इसे फुट नोट में दिखाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्रकटीकरण की परिपाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। तो जो रूढ़िवादिता की परिपाटी है वो लागू होती है ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब क्या है
कि कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है इसे प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोला जाता है। इसके अनुसार आपके जो फ्यूचर में लॉसेस हैं आप उनको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स जो हैं उन्हें रिकॉर्ड मत करो। तो क्या बोलता है ये कंसेप्ट कि आपके फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होने वाले हैं आप उसे इग्नोर कर दो, लेकिन फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसे आपको क्या करना है, अपना कंसीडर करना है उसे। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो दो बहुत ही फेमस हैं। पहला है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविज़न बनाते हैं हम बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए, उनके लिए जो हमें क्या लग रहे हैं, थोड़े बहुत डाउटफुल डेट्स लग रहे हैं, हमें लग रहा है कि हो सकता है इनसे नेक्स्ट ईयर हमें पैसा ना मिले, तो उनके लिए जो हम प्रोविज़न बनाते हैं ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस। तो ये भी किस पे बेस्ड है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, ये भी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। तो ये भी बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वाला भी बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी वाला, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 10 रुपये का शेयर है जिसमें से 6 रुपये जो हैं वो पेड हो गए हैं। तो 6 रुपये मतलब कंपनी ने पहले क्या कर लिया, शेयर फॉरफीचर में डाला होगा क्रेडिट में, क्योंकि जो रिसीव होता है वो कहाँ जाता है, शेयर फॉरफीचर की एंट्री जब आप बनाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर में उतनी अमाउंट जाती है। तो शेयर 10 रुपये का है जिसमें से 6 रुपये जो हैं वो पे करे गए हैं और वो फॉरफीट कर लिया है, तो अब उसे कितने कम प्राइस पे, मिनिमम कितने प्राइस पे री इशू किया जा सकता है। तो मिनिमम जो कंपनी डिस्काउंट दे सकती है री इशू के टाइम पर जितना उसने रिसीव किया है, तो पहले रिसीव कितना किया है 6 रुपये, तो डिस्काउंट आगे कितना दे सकती है री इशू के टाइम पर 6 रुपये का। तो 6 रुपये तो क्या हुआ है, डिस्काउंट हो गया। 10 रुपये में 6 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कम से कम 4 रुपये में क्या करना है, री इशू कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 4 रुपीज़ पर शेयर, 4 रुपये प्रति अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्थस की थ्योरी का। ये यूपी टीजीटी कॉमर्स के पेपर में भी आया था। तो माल्थस की थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, पॉपुलेशन कैसे ग्रो होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ज्योमेट्रिकली, ज्यामितिक रूप से। और अगर पूछा जाए कि जो फूड सप्लाई है वो कैसे ग्रो होती है, तो फूड सप्लाई ग्रो होती है अर्थमेटिकली। ठीक है, इसे भी बहुत ध्यान से याद रखेगा कि जो फूड सप्लाई है वो कैसे ग्रो होती है, अर्थमेटिकली। माल्थस ने किसके बीच में रिलेशनशिप बताया है, फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के बीच में माल्थस ने क्या बताया है, रिलेशन बताया है। माल्थस ने ये बोला है कि जो पॉपुलेशन है वो तो ज्योमेट्रिकल फैशन में ग्रो होती है और फूड सप्लाई कैसे ग्रो हो रही है, अर्थमेटिकल फैशन में। इसकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। क्यों इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन फूड सप्लाई की जो ग्रोथ है वो तो लिमिटेड ही है, वो तो उतना ही रहेगी, तो वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस वजह से जो इम्बैलेंस की सिचुएशन आ जाती है और इस वजह से ही क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो 25 सालों में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसके लिए 2 चेक्स भी बताए हैं, मतलब किस तरीके से इस सिचुएशन को, इस इम्बैलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए एक मेजर जो बताया है वो है पॉजिटिव चेक और एक बताया है नेचुरल चेक। ठीक है, एक है पॉजिटिव चेक और एक है प्रिवेंटिव चेक। तो पॉजिटिव चेक मतलब नेचुरल चेक, जो नेचर चेक लगा रही है। जैसे मान लीजिए कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, कोई फेमाइन आ गया, कोई ड्रॉट हो गया, तो बाढ़ आ गई, ये सब क्या है, ये नेचुरल चेक हैं। तो जब नेचर चेक लगाती है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे पॉजिटिव चेक बोला जाता है। लेकिन प्रिवेंटिव चेक क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लेट मैरिज करके, है ना, तो डिले करके या फिर सिंपल लाइफ जी करके, तो इस तरीके से सेल्फ कंट्रोल करके, ये सब क्या है, प्रिवेंटिव चेक होते हैं। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है बी, ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शो करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब ये इनपुट और आउटपुट क्या है, इनपुट का मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, और आउटपुट का मतलब कि जो भी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है।
तो किसके बीच में रिलेशन शो करता है, आगत और निर्गत के बीच में। और कैसा रिलेशन शो करता है, तो टेक्निकल रिलेशन शो करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेक्निकल रिलेशन शो करता है, ये भी पूछा जा सकता है। और आपको जो ध्यान रखना है, ये कैसे शो करता है फंक्शन, Q इज इक्वल्स टू, एक मिनट, Q इज इक्वल्स टू F मीन्स फंक्शन L C N। यहाँ पर L क्या है, L है लैंड, सॉरी L है लेबर, C है कैपिटल और N है लैंड। ठीक है, Q मीन्स क्वांटिटी या फिर आउटपुट बोल सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, और ये क्या है, आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन है बी वाला, इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट कोरिलेशन कैसे सिग्निफाई होता है। तो परफेक्ट कोरिलेशन दो टाइप का होता है, एक परफेक्ट पॉजिटिव वाला और एक परफेक्ट नेगेटिव वाला। परफेक्ट पॉजिटिव का साइन क्या होता है, +1, परफेक्ट नेगेटिव का साइन क्या होता है, -1। अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है 0, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, -1 के चांस हैं +1 के, लेकिन ये तो रेंज बता रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब इन दोनों में कुछ भी क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पॉजिटिव साइन को देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वाला, +1 वाला। एक पूर्ण सहसंबंध किस रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो इंडेक्स जो है वो बेस पीरियड के लिए वो हमें हमेशा कैसे लेना चाहिए, आधार वर्ष के लिए जो सूचकांक है वो हमेशा क्या लेना चाहिए, 100 लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडेक्स में बेस ईयर क्या होता है और करंट ईयर क्या होता है। इंडेक्स मतलब कि आप एक रिलेटिव चेंज को मेजर कर रहे हो, इसमें एब्सोल्यूट चेंज नहीं फाइंड आउट किया जाता है बल्कि रिलेटिव चेंज फाइंड आउट किया जाता है। रिलेटिव चेंज मतलब जो चेंज परसेंटेज के बेस पे निकाला जाए। तो इंडेक्स में एक होता है बेस ईयर और एक होता है करंट ईयर। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, और करंट ईयर मतलब जैसे कि मान लीजिए आप आज चेक कर रहे हो, जैसे आपने देखा कि यार आज कितने प्राइजेज़ हैं, मान लीजिए आज 2021 चल रहा है, तो अब आप इसे कंपेयर करना चाहते हो 2010 से। तो यहाँ पर जो 2021 का प्राइस होगा वो आपका करंट ईयर होगा। और आप किससे कंपेयर करना चाहते हो, आप कंपेयर करना चाहते हो 2000 ईयर के प्राइस से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस ईयर। तो बेस ईयर और करंट ईयर का कंसेप्ट यहाँ पर चलता है। तो इसमें जो इंडेक्स होता है बेस पीरियड का वो हमेशा 100 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्पिरे इंडेक्स नंबर 121 दिया है, पास्चे का दिया है इंडेक्स नंबर 144, तो फिशर का सूचकांक क्या होगा। चलिए एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखा देती हूँ। चलिए लिखते हैं, लेस्पिरे का फॉर्मूला, पास्चे का और फिशर का। सबसे आइडियल अगर पूछा जाए तो किसका होता है, सबसे आइडियल होता है फिशर का। लेस्पिरे फॉर्मूला, सबसे पहले आपको हर फॉर्मूले में जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, सिग्मा P1 अपॉन, पहले आप ऐसे लिख लें, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। ये लेस्पिरे मेथड जो है वो किसको फोकस देता है, वो फोकस देता है बेस ईयर की क्वांटिटी को, बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट देता है। तो बेस ईयर क्या होगा हमारा, 0 लेते हैं हम और क्वांटिटी को वेट देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 P0 हो गया, बेस ईयर Q0, क्वांटिटी लेनी है तो इसलिए Q लिया है, तो Q0 Q0, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ये है लेस्पिरे मेथड का फॉर्मूला। लेस्पिरे मेथड में जो वेट दिया जाता है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को दिया जाता है। बेस ईयर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी क्या हो गई, Q0 Q0, और यहाँ पर P1 P0, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपको हर एक में लिखना ही लिखना है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 ये लिखना है। बस जो एडिशन करना है वो लेस्पिरे जो है, लेस्पिरे मेथड जो है उसमें फ़ोकस किस पे है, बेस ईयर की क्वांटिटी पे है, इस वजह से आप Q0 को ऊपर नीचे लिख रहे हो। तो लेस्पिरे का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं पास्चे का।
पास्ट ईयर में जो वेटेज दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, वो करेंट ईयर की क्वांटिटी को दिया जाता है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, करेंट ईयर मतलब Q1 और Q1 नीचे भी इनटू 100। तो ये है पास्ट ईयर का फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इनटू 100। अब बात करते हैं फिशर के फॉर्मूले की। तो फिशर का जो फॉर्मूला होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, लेस्पीरे और पास्ट ईयर का, रूट L इंटू P, लेस्पीरे और पास्ट ईयर। अब लेस्पीरे का फॉर्मूला याद हो गया होगा, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। यहाँ पर भी आप पहले पास्ट ईयर में भी लिख लीजिए, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। अब लेस्पीरे में वेट किसको दिया जाता है, बेस ईयर की क्वांटिटी को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q0 और पास्ट ईयर में करेंट ईयर की क्वांटिटी को, तो करेंट ईयर की क्वांटिटी लिख ली, बीच में लगाया इनटू, और ये जो आप लिखोगे ये बाहर लगाओगे इनटू 100, ठीक है, ये अंडर रूट के बाहर है। तो ये है फिशर का फॉर्मूला, लेस्पीरे इंटू पास्ट ईयर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लेस्पीरे का इंडेक्स आपको दिया हुआ है रूट 121। तो मैंने आपको बताया था फिशर का कैसे होता है, स्क्वायर रूट 121 इंटू 144। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी वाला 132। एक बार फिर से समझ लीजिए, लेस्पीरे दिया है 121 लेस्पीरे इंडेक्स नंबर, और पास्ट ईयर इंडेक्स नंबर दिया है 144। तो फिशर का कैसे निकालेंगे, फिशर का निकालने के लिए लेस्पीरे इंटू पास्ट ईयर करेंगे। तो लेस्पीरे का दिया है 121 और पास्ट ईयर का दिया है 144। अब यहाँ पे हो जाएगा, बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, 11 और ये मिलेगा 12। तो 11 इंटू 12 कितना होता है, 132। तो 132 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द करेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। तो मतलब पॉपुलेशन के बीच में और जो अनबायस्ड आपने पॉइंट एस्टिमेट किया है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है सैम्पलिंग एरर। मतलब पॉपुलेशन में से जो आपने सैम्पलिंग ली है उसकी वजह से जो एरर आ रहा है उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर, प्रतिचयन त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनरी सर्वे मेथड प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का जो प्रयोग है वो किस डाटा के लिए यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है प्राइमरी डाटा के लिए। क्वेश्चनरी क्या होता है, क्वेश्चनरी में एक क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट होती है और वो इन्फॉर्मेंट को मेल कर दिया जाता है। इसे इन्फॉर्मेंट खुद फिल करता है, अपने आप मतलब फिल करेगा, इसमें कोई और रोल प्ले नहीं करता है। तो क्वेश्चनरी जो होता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये हेल्पफुल किसके लिए होता है, ये हेल्पफुल उनके लिए होता है जो एजुकेटेड हैं, मतलब जो पढ़ना जिन्हें मतलब लिटरेट लोगों के लिए होता है ये। तो ऐसे में जो भी एजुकेटेड नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, इस वजह से क्वेश्चनरी की एक लिमिटेशन भी है कि ये सिर्फ एजुकेटेड लोगों तक ही या लिटरेट लोगों तक ही लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम, मतलब आपने कमा तो ली है लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, तो ऐसी इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कमा ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं, ऐसी इनकम को बोलते हैं एसेट, संपत्ति। तो और ऐसी इनकम को हम कहाँ पर दिखाते हैं, रिलेटेड इनकम में से प्लस करके दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी करेंट ईयर की इनकम है, अभी तक मिली नहीं है लेकिन है तो करेंट ईयर की ना, तो इस वजह से हम इसे करेंट ईयर में से ऐड करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस मनी रिसीव्ड हुई है कस्टमर से, एडवांस पहले मिल गया है, तो इसे हम और किस नाम से बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
तो ये हमारी क्या होता है, ये हमारी एक लाइबिलिटी होती है। और ये कैसी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ऑप्शन में कहीं पर भी लाइबिलिटी नहीं दिया है, सिर्फ सी ऑप्शन को छोड़ करके। बजट होता है, तो बजट एक टाइप का फंक्शनल बजट होता है। फंक्शनल बजट अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। फंक्शनल बजट वो होते हैं जो बिज़नेस के फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होते हैं, बिज़नेस के फंक्शन से। फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट इज़ वन विच इज़ रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि कैश का फंक्शन है, प्रोडक्शन का फंक्शन है, सेल्स का फंक्शन है, परचेज़ का फंक्शन है, रिसर्च का फंक्शन है। तो बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, तो उसी के बेस पर, फंक्शन के बेस्ड पर जो बजट को क्लासिफाई किया जाता है तो उसे बोलते हैं फंक्शनल बजट। अब कौन कौन से होते हैं जल्दी से ये भी देखते हैं। एक होता है सेल्स बजट, ठीक है, ये तो आपने ऑप्शन, ये तो आपने क्वेश्चन में ही देख लिया। फिर प्रोडक्शन बजट, कैश भी फंक्शन होता है, कैश बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। ठीक है, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। और जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, तो ये सब कैसे होते हैं, ये फंक्शनल बजट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किस में स्पेशल रोल प्ले करता है या स्पेशल इम्पॉर्टेंस होती है। तो ये जो स्पेशल इम्पॉर्टेंस होती है वो होती है फ्लैक्सिबल बजट में। क्यों? क्योंकि फ्लैक्सिबल बजट में जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस में, वेरिएबल एक्सपेंसेस में और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो इसमें किस में इम्पॉर्टेंट रोल होगा, फ्लैक्सिबल बजट में इम्पॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि जिन्हें बनाने में स्थिर और परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मशीन आवर्स आपको दिए हैं 8000 और फैक्ट्री ओवरहेड दिया है एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर इज़ ₹8, तो एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है, मशीन आवर रेट इज इक्वल्स टू फैक्ट्री overheads upon number of machine hours। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। मशीन आवर रेट चलिए देखते हैं। मशीन आवर रेट आपको क्या निकालना, क्या है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने हैं। ठीक है, मशीन आवर रेट आपको कितना दिया हुआ है, तो मशीन आवर रेट आपको दिया है 8 और आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं पता, और आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ मशीन आवर्स दिए हैं वो कितने दिए हैं, वो दिए हैं 8000। तो आपका एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना निकल आएगा, आपका एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स निकल आएगा 64,000 रुपीज़। नेक्स्ट, लेखांकन के सिद्धांत आधारित हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेस्ड हैं ऑप्शन ए प्रैक्टिकबिलिटी पे, व्यवहारिकता पर, क्योंकि प्रैक्टिकबिलिटी पे बेस्ड है। प्रैक्टिकली कैसा है, सब्जेक्टिविटी तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड समझ लीजिए, क्योंकि व्यक्ति से रिलेटेड नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिविटी होता तो कहीं ना कहीं माना जा सकता था, लेकिन सब्जेक्टिविटी नहीं। कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग भी नहीं, अभिलेखन में सुविधा भी नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए वाला, प्रैक्टिकबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप जो होता है लिक्विडिटी और रिस्क के बीच में वो कैसा होता है। तरलता और जोखिम के मध्य संबंध कैसा होता है, तो विपरीत संबंध होता है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ही रिस्क क्या होगा, कम होगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम कैश में कितना कन्वर्टेबल करा सकते हैं, कितनी जल्दी कन्वर्टेबल करा सकते हैं, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी।
नेक्स्ट, लिमिट ऑफ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर्स जो हैं उसकी लिमिट कितनी है, तो उसकी लिमिट है 200। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली है। और मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 2। प्राइवेट हो गया। पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। और मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए, तो मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए 2। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किस किस पर सर्वे कंडक्ट कराता है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, NSSO के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका नाम क्या हो गया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राइट। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसको ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1950 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये पहले तो सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है, ये सोशो इकोनॉमिक से रिलेटेड सर्वे जो है वो कंडक्ट करता है सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पर। ये तो सही है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। ये और भी सर्वे कंडक्ट करता है, जैसे कि बेरोजगारी पर हो गया, और कंज्यूमर इंडेक्स से रिलेटेड भी ये सर्वे कंडक्ट कराता है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। और NSSO जो है वो हर साल उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण भी कराता है। हर साल भारत में कृषि उत्पादन के आकलन की स्थिति पर रिपोर्ट भी देता है। और रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गया, घरेलू उपभोक्ता व्यय, तो इसके बारे में भी क्या करता है, बड़े पैमाने पर सर्वे करता है। ये सैंपल पे बेस्ड करवाता है, सेंसस के अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि ये इन सब पे सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर साल उद्योगों का भी वार्षिक सर्वेक्षण करवाता है। और डेमोग्राफिक इश्यूज़ पे भी, कि मतलब जैसे कि रोजगार है, बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों पर भी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इफ़ द वैल्यू, अगर कोई वैल्यू है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वो 0 है, तो इसका मतलब जो 2 वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे डील करती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है क्वांटिटेटिव से भी और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन से भी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे मैनेजेरियल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी अकाउंटिंग है, इसमें हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना। भाई मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करना। तो डिसीजन मेकिंग के लिए उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना, जिसकी वजह से मैनेजर्स क्या कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन रोल। और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है वो किसने कॉइन किया है, जेम्स एच ब्लिस ने, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ जेम्स ब्लिस, याद रखिएगा आप बस, जेम्स एच ब्लिस, इन्होंने ये कंसेप्ट जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजेरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये उन्हें फाइनेंशियल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। होल सेलर किसके बीच का इंटरमीडियरी लिंक होता है। तो होल सेलर जो होता है सबसे पहले कौन होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, फिर मैन्युफैक्चरर के बाद होल सेलर, देन रिटेलर। तो ये किसके बीच का लिंक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का लिंक है। होल सेलर मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदता है और वो आगे रिटेलर को सेल करता है। और रिटेलर किसके बाद, रिटेलर के बाद जो आता है वो कौन आता है, डायरेक्टली हम कस्टमर्स आते हैं। तो रिटेलर किसके बीच का लिंक होता है, होल सेलर और कस्टमर्स के बीच का लिंक होता है। तो निर्माता और फुटकर व्यापारी के मध्य की कड़ी होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर है। बात करते हैं टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर की। टैरिफ बैरियर वो होते हैं जिसकी वजह से प्राइस में इफेक्ट आता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है। ये जो बैरियर्स लगा रहे हैं ये किस वजह से लगा रहे हैं, ये ट्रेड को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाया जाता है। बेसिकली इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो ये बैरियर्स लगाए जाते हैं। टैरिफ बैरियर जो होता है ये मॉनेटरी बैरियर होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्राइस पर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे इफेक्ट डालता है।
जैसे टैरिफ बैरियर का जो एग्जांपल है वो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, जैसे आपने एक सुनी होंगी एड वैलोरम ड्यूटी, मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू ड्यूटी या अकॉर्डिंग टू द प्राइस ड्यूटी। तो ये क्या है, अब मान लीजिए एड वैलोरम ड्यूटी जो है ये एक टैरिफ बैरियर है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये एक मॉनेटरी बैरियर है कि मतलब जो ड्यूटी है, जो टैक्स जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। जैसे टैरिफ बैरियर के जो एग्जांपल हैं वो है स्पेसिफिक ड्यूटी हो गया और आपका एड वैलोरम ड्यूटी हो गया। और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं वो प्राइस तो नहीं इफ़ेक्ट डालते हैं, बस कुछ इन पे क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस तो टैरिफ बैरियर में भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें जो होते हैं इसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जनरेट होता नॉन टैरिफ बैरियर से। जैसे कि बोला जा सकता है कि एक आपको कोटा है, जैसे मान लीजिए कि आप इतने कोटे पर ही क्या कर सकते हो, एक लिमिट सेट कर दी गई है कि आप इतना ही बस इंपोर्ट कर सकते हो, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी, तो ये क्या है, कोटा है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही होती है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इतने से ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कहता कौन है करने को, ये खुद इंपोर्टिंग कंट्री कहती है, ताकि उनकी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। और आप एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, क्वालिटी या क्वांटिटी पर बेसिकली क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है नॉन टैरिफ बैरियर का। तो इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या है ऑप्शन वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। मैंने आपको अभी बताया कि स्वैच्छिक एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट मतलब इच्छा है, वॉलेंट्री है, ये एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रेंट किया जा रहा है। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या होती है, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रेंट लगा देती है वॉलेंट्री, क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्री उसको बोल रही है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी इंपोर्टिंग कंट्री जो है वो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सके या इंडिजिनस प्रोटेक्शन को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं वो सब इसमें आते हैं, जैसे क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की लेबलिंग हो गया, ये सब। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज कि हाँ इस चीज़ को ध्यान में रखकर, या रिसाइकलिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि बार बार यूज़ हो सके, तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, एड वैलोरम ड्यूटी, मूल्यानुसार शुल्क, क्योंकि ये वाला जो है ये कैसा है, ये एक टैरिफ बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट क्या होने लगती है, फॉल होने लगती है एज अ रिज़ल्ट, जैसे जैसे आप आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल हो रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, तो मार्जिनल कॉस्ट भी, इसका एक ग्राफ होता है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ये है MC मार्जिनल कॉस्ट और ये है एवरेज कॉस्ट। तो आपने देखा कि जैसे जैसे AC जो है वो फॉल हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, तो पहले क्या हो रहा है कि AC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AC भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। तो AC भी फॉल हो रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट। तब क्या होता है, जो MC है वो AC से क्या है, कम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि AC क्या है, ज़्यादा है और MC क्या है, कम है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है तो आपका AC क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है विद इंक्रीज इन आउटपुट, और MC क्या होता है, AC से कम होता है। MC इक्वल्स टू AC कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर MC इज इक्वल्स टू AC होगा, और AC यहाँ पर सबसे मिनिमम पॉइंट पे होगा। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये क्या है, सबसे मिनिमम पॉइंट है AC के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि MC ज़्यादा बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे, और AC भी बढ़ रहा है। MC इज़ मोर देन AC, MC जो है वो AC से क्या है, ज़्यादा है। राइजेज विद AC जो है वो इनपुट के साथ साथ फिर बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो MC है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू AC। इस वजह से ये जो MC है वो स्टीपर है एज़ कम्पेयर टू AC कर्व। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट फॉल्स हो रही है एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज़ इन आउटपुट। आपने आउटपुट बढ़ाया तो एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो AC से कम है, लेस देन एवरेज कॉस्ट इसका
राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, तो फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड है, लस्पीरे और पास्चे के। तो सबसे आइडियल भी पूछा जाए तो सबसे आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो फिशर इंडेक्स नंबर है, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहा है, कंसीडर करता है, चाहे लस्पीरे को भी और पास्चे को भी। तो दोनों की जो कमियां रह गई थी वो उसे कहीं ना कहीं पूरी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है, ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्टकॉर्ड है, कीवर्ड है, ये किसने दिया था, ये दिया था ल्यूथर गुलिक ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ल्यूथर गुलिक ने ये जो है ये क्वाइन किया था। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड करना और फिर उसे ग्रुप करना बाय पीपल और मटेरियल रिसोर्सेज में और रीजनल ग्रुप्स में। ये किससे डील करता है, ये डील करता है डिविजनलाइजेशन से। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप डिवाइड करते हो लोगों में काम, तो लोग जब एक काम बार बार करते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने काम में। तो यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, पीपल की भी बात की जा रही है और मटेरियल रिसोर्सेज की भी बात की जा रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, डिविजनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स जो दिए हैं मैनेजमेंट के, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी किसे बोला जाता है, हेनरी फ्योल को। तो उन्होंने कितने दिए हैं, उन्होंने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने। एक बार हम जल्दी से इसे रिकॉल करते हैं कि ये जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने, वो कौन कौन से दिए हैं। हेनरी फ्योल की एक फेमस बुक ध्यान रखिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। चलिए जल्दी से 14 रिकॉल करते हैं। सबसे पहला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब जो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रेमनरेशन। फिर सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप लेवल पास रहनी चाहिए। स्केलर चेन, नेक्स्ट वन क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन में जो हायरार्की फॉलो होती है वो टॉप टू बॉटम चलती है। ऑर्डर का मतलब सब चीज़ें अपने परफेक्ट प्लेस पर होनी चाहिए, मटेरियल भी और पीपल भी, मतलब पर्सन भी अपनी सही प्लेस पर होना चाहिए और मटेरियल भी अपना सही प्लेस पर होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वली, सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनका जो टेन्योर है वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि इनिशिएटिव लेना किसी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, बहुत बार पूछा गया है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स टीम स्पिरिट पर बेस्ड है। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलती हैं। फिर है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है मतलब कि जो ओबे करें, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सुपीरियर को क्या करें, ओबे करें। डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है हर एम्प्लॉय का जो सुपीरियर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, मतलब हर एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट क्या है, समन्वय के तत्व क्या हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हर जो एक बिज़नेस होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग एक्टिविटी होती है, लेकिन ओवरऑल एम क्या होता है, इनका ओवरऑल एम होता है ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ जाना। तो ये काम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि जो अलग अलग गोल्स हैं, जो ग्रुप के अलग अलग बटे हुए हैं उनके गोल्स, उन सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर जाना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रुप एफर्ट से तो रिलेटेड है। यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब जो एक्शन अलग अलग हैं, जो डाइवर्स एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ कहाँ पर लेकर जाना, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट है कॉमन पर्पस, तो इन सब का जो पर्पस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। वो कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, डी वाला होगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में 30 लेकर आएंगे और जल्दी जल्दी अब आपको 2-2 वीडियो करके हर दिन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।